दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार एपिसोड नंबर 17 में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख और सुन सकते हैं, मैं भी आपको देख और सुन सकता हूं। तो कृपया करके अपने आप को म्यूट रखें और स्पीकर को बोलने दें। अंतिम में आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। और दोस्तों, कृपया करके अपना इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क चेक कर लीजिए ताकि आपको यह वेबिनार पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई और सुनाई दे। और आज का वेबिनार बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार है जो आज के हमारे स्पीकर समझाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बुलाते हैं आज के स्पीकर को, ऑल द वे फ्रॉम संभाजी वैजापुर तालुका, मिस्टर संतराम गेर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिग्विजय जी, मेरा परिचय देने के लिए और आमंत्रित करने के लिए। आज का जो सब्जेक्ट है पर्यटन या टूरिज्म, ये हमारे हर एक के लाइफ से निगड़ित है और इसको अलग किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने जीवन में कौन सा कोई ना कोई पर्यटन करता ही करता है। भले हो किसी भी टाइप का पर्यटन हो, लेकिन वो पर्यटन में जरूर जाता है। तो आइए समझते हैं ये पर्यटन क्या है, किस तरह के पर्यटन है, इसके बेनिफिट्स क्या है, व्यक्तिगत तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे। उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि एक नॉलेज की तरह है वेबिनार है जो हमें चर्चा से समझना चाहिए। तो इसका कोई भी संबंध एमसीएल से लगा के उसका अलग एंगल ना बनाए। और दूसरा चीज़ ये है कि इस विषय के बारे में मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर रहा हूँ, हो सकता है ये वो 1-2% ही हो। इस विषय को मैंने सुपरफिशियली टच करने का प्रयास किया है, और इसमें कुछ गाइडलाइन हो तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस विषय के साथ। अ, भारतीय टूरिज्म एंड वी, भारतीय पर्यटन और हम। तो समझते हैं इसके बेसिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, टूरिज्म क्या है। आ, ऐसी कोई भी घटना जो सामाजिक, सांस्कृतिक और या आर्थिक हो, जो जहां पर लोग अपने खुद के एनवायरनमेंट से निकल के बाहर जाते, जो पर्सनल रीजन के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, या कुछ क्या कुछ या अलग पर्पस के लिए हो सकता है। ये हो गई जनरल डेफिनेशन। एक अलग दूसरी एक डेफिनेशन है यूएनडब्ल्यूटीओ की, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक साल से कम समय के लिए आ, इसी जो ऊपर जो रीजन बताए, अपना एनवायरनमेंट छोड़ के पर्सनल या व्यापारिक रीजन से या और अन्य किसी रीजन से बाहर जाता है, तो उसको हम टूरिज्म कह सकते हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि टूरिज्म क्या है। तो भारत में जो हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है, एग्रीकल्चर लीडिंग कंट्री है, या एग्रीकल्चर मेन अपना हमारा जो सदियों से चलते आ रहा है बिजनेस है। और दूसरा चीज ये है कि हमारा देश जो है सही में गाँव में बसता है। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो गांव की इकोनॉमी है वो भी आजकल बूस्ट हो रही है, उसके साथ साथ ये पर्यटन भी बूस्ट हो रहा है। इस सेक्टर में भारत में आज की डेट में 7.6 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। और इसका अगर कंट्रीब्यूशन देखे तो जीडीपी में इस पर्यटन क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है 5.22% है, जो 15.73 लाख करोड़ का है। बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका है। ग्लोबल लेवल में हम 8th पोजीशन में है, और जल्दी ही चौथे पोजीशन पे हम जाएंगे। बाहर के तो टूरिस्ट हमारे आते हैं अलग अलग कंट्री से, जहाँ अमेरिका हो, यूरोप हो, जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन हमारा डोमेस्टिक जो फ्यूलिंग है, ड्यू टू राइजिंग इनकम और अफोर्डेबिलिटी, तो उसके वजह से भी हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो 22% के रेट से आजकल चल रहा है। उसके बाद है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। जैसे श्याम सर ने भी अपने वेबिनार में बहुत बार कहा है कि अगर किसी
लोकेलिटी में, सोसाइटी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में 1 रुपया अगर आता है तो उसका 1 साल के अंदर उसका 9 रुपया बन जाता है, इकोनॉमी उसकी 9 रुपए की बन जाती है। वैसा ही अगर इस टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से अगर कुछ पैसा अगर आता है तो वो बहुत जगह पे जाता है और उसकी एक अलग इकोनॉमी बन जाती है, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है। जैसे कोई टूरिस्ट अपने खर्चा करता है अपने टूर पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाता है, डायरेक्ट स्पेंडिंग में जाता है, वो फ्लाइट्स में, होटल में, फूड में, गाइड्स में या कुछ सोवेनियर्स में। इनडायरेक्ट में कहा जाएगा वो कुछ होटल वाले जो लिनेन परचेस करेंगे, रेस्टोरेंट के लिए फार्मर से कुछ गुड्स लाएंगे या कुछ एम्प्लॉय हायर करेंगे। तीसरे इनडायरेक्टली कहा जाता है उसका इफेक्ट, जो भी स्टाफ रहेगा, इनडायरेक्ट वर्कर्स रहेंगे, वो अगर खुद का स्पेंडिंग करेंगे तो ऐसे एक सर्कुलेशन वाली इकोनॉमी तैयार हो जाती है अलग से, जो ऑलरेडी बताई है कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत में उसका आज की डेट में है। उसके बाद है ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म इंडस्ट्री की क्या हालत है या क्या स्टेटस है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि उसका CAGR है, कॉमन एवरेज ग्रोइंग रेट, वो है 3.6%। ऐसा देखा जाए तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्री का रेट है 1.5% है, ऑलमोस्ट डबल इसका रेट है, तो डबल से भी ज्यादा है। तो अगर भारतीय किसान इस टूरिज्म को अपनाकर इसके साथ साथ चलते हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा जरूर होगा। उसके साथ ये टूरिज्म इंडस्ट्री को देखा जाएगा साइज, तो आज की डेट में जो भी टर्नओवर है उसका लगभग 10 गुना का टर्नओवर या ग्लोबल लेवल पे भारत के रेफरेंस में होगा, या आज की भारत की जो टर्नओवर है इसकी, उसकी लगभग 2034 तक डबल हो जाएगी। इतना सारा पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में आज की डेट में है। भारत में जैसे मैंने कहा कि रूरल टूरिज्म में कहाँ कहाँ स्कोप है, जो भी हमारे ट्रेडिशन से, क्राफ्ट से, नेचर है, साइट सीन है, हम लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत गोल के जरिए ये सब हम लोगों को दिखा सकते हैं। लोगों को ऑथेंटिक एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं गांव में रहने का या रियल साइट में रहने का। एग्री टूरिज्म उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे हम फार्म में काम करने का या फार्म का जो भी प्रोसेसेस है वो दिखाने का मौका उनको, देखने का मौका उनको दे सकते हैं। इको टूरिज्म जो नेचर से रिलेटेड है, फिर हैंडीक्राफ्ट्स और कल्चर जो है हमारा, उसके बारे में उनको हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं। नाइची टूरिज्म यानी विशिष्ट प्रकार का टूरिज्म जैसे आयुर्वेदा है, ट्राइबल है, और या अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेस्टिवल्स है, उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को दे सकते हैं। भी सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो ये लगभग 14 टाइप्स के टूरिज्म है। एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, मेडिकल, पिलग्रिमेज, इको, कल्चरल, वेलनेस, बिजनेस, हेरिटेज, लीजर, क्रूइज, स्पोर्ट, एजुकेशनल एंड एग्री टूरिज्म। तो चलो एक एक देखते हैं। उसके बाद और एक टाइप है टूरिज्म का, जो लोकेशन वाइज है, मतलब कंट्री रेफरेंस में दिया जाता है। डोमेस्टिक मतलब हमारे भारत देश में ही हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, या एक तहसील से दूसरे तहसील में ही जाते हैं, तो उसको टूरिज्म माना जाएगा। इनबाउंड टूरिज्म, दूसरे देश से हमारे देश में अगर लोग आते हैं तो उसको इनबाउंड टूरिज्म कहेंगे। आउटबाउंड, हमारे यहाँ से अगर कोई दूसरे देश में जाता है, या कोई साउथ कोरिया का आदमी वो जापान में जाता है, तो बाहर वाला जो टूरिज्म है उसको आउटबाउंड कह सकते हैं। ये हो गया विथ रेफरेंस टू कंट्री। अभी सेक्टर वाइज जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर वाइज टूरिज्म कैसा है, तो एडवेंचर एडवेंचर टूरिज्म, इसमें क्या होता है कि अपनी जान, बोलते हैं ना, हथेली पे रखे या रिस्क, लाइफ की रिस्क लेके जो भी एक्टिविटीज की जाती है, जिसमें लोगों को मजा भी आता है, थ्रिल भी होता है बहुत सारा, जैसे ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, डाइविंग, वाइल्ड लाइफ, ऐसी सारी एक्टिविटी होती है। जैसे महाराष्ट्र में भी पैराग्लाइडिंग है कामशेत में, बंजी जंपिंग है लोनावाड़ा में, या स्कीइंग वगैरह होती है, बर्फ है बहुत जगह पे, रिवर राफ्टिंग होती है। ऐसे ये सारी जो चीजें हैं वो आती है एडवेंचर टूरिज्म में। उसमें उसके बाद है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में हमारा जो देश है, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ का फ्लोरा एंड फौना हमारे यहाँ पे है।
तो उसमें वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब न करते हुए या हमें भी कुछ थ्रेट न रहते हुए हम सेफ वे में अगर लोगों को गाड़ियों में या सेफ कंडीशन में टूरिज्म कराते हैं, दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। जहाँ पे लोकल जो भी ट्राइब्स है या लोग हैं उनको फायदा होता है, लाइक सफारीज है, बर्ड वाचिंग है, मरीन टूर्स है। उसके बाद दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्री जैसे अफ्रीका है, भारत है और साउथ अमेरिका है, जहाँ पे इस टाइप का टूरिज्म चलता है। मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है, जैसे कोई भी इलाज अगर लेना है जो हमारे देश में अवेलेबल है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है या अवेलेबल ही नहीं है, उस टाइप का इलाज दूसरे देश में जाकर लेना या दूसरे टेरिटरी में जाकर लेना, उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। भारत भी बहुत बड़े पैमाने पे मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में है। जैसे मैं पुणे में था, मेरे छोटे बच्चे का जन्म हुआ था, तो तभी वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग से बिरला हॉस्पिटल में लोग इसी मेडिकल टूरिज्म के लिए आए हुए थे। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये आपने भी देखा होगा। जैसे भारत, मेक्सिको, थाईलैंड, ये जो कंट्री है यहाँ पे ये जो टूरिज्म है वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे चल रहा है। इसका रीजन क्या है? तो एक तो कॉस्ट सेविंग होती है, या क्वालिटी या टेक्नोलॉजी जो है इलाज की वो अच्छी रहती है। अवेलेबिलिटी अगर हमारे देश में नहीं है, दूसरे देश में है या दूसरे जगह पे है, तो उसका ये रीजन होता है मेडिकल टूरिज्म का। और कल्चरल फैक्टर में जैसे हमारे पहचान के या हमारे लैंग्वेज वाले कोई भी फिजिशियन हो या इलाज करने वाले अगर बाहर हो और उस उनकी वजह से हम वहाँ जाते हैं, तो हो गया मेडिकल टूरिज्म। उसके बाद आता है पिलग्रिमेज। हमारे देश की जो संस्कृति है, धरोहर है, सनातन संस्कृति है, या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं जो ऐसे रिलीजियस जगह पे जाते हैं, स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, वहाँ क्या साइट सीइंग या कल्चरल या जो भी चीजें देखते हैं उसको कहते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म। ये सदियों से चलते आ रहा है, बहुत ही पुराना ट्रैवल टाइप है, ये टूरिज्म टाइप है। इसमें मोटिवेशन ये होता है कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आए, रिलीजियस ड्यूटीज निभाई जाए, उसके साथ साथ साइट सीइंग भी हो जाए या उस जगह की हिस्ट्री जाना जाए। और आजकल की ट्रेंड तो ये है कि उसके साथ लीजर या साइट सीइंग या कुछ उसके साथ दूसरे भी चीजें कंबाइन की जा सकती है। इको टूरिज्म। इको टूरिज्म एक अलग टाइप का टूरिज्म है। जैसे बाकी के टूरिज्म में मेन एजेंडा होता है कि लीजर या आराम चाहिए, शांति चाहिए, इसमें वैसा नहीं होता। दूसरों को शांति देने के लिए एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए लोग जब निकल पड़ते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम करना या लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना, और या जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना, पोल्यूशन को कम करना, ये एजेंडा लेके जब टूरिस्ट बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं इको टूरिज्म। कल्चरल टूरिज्म। हमारे देश की बात यह है कि हमारा देश अलग अलग कल्चर से भरा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के कल्चर्स हमारे यहाँ पे है। तो ये जो टूरिज्म है इसमें हेरिटेज, आर्ट्स, लाइफस्टाइल्स या टिपिकल साइट साइट सीइंग, इसका सब कॉम्बिनेशन होता है। हिस्टोरिकल साइट सीइंग देखना, आर्किटेक्ट देखना, लोकल लाइफ्स देखना, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट और फेस्टिवल जो होते हैं। जैसे कर्नाटका में मैसूर फेस्टिवल है, या कल्चरल, या गुजरात में है अलग रण उत्सव होगा, या केरल में अलग उत्सव होगा, जहाँ पे कहीं पे स्पोर्ट उत्सव होते हैं। बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव होते हैं, कल्चरली हेरिटेज की बातें ध्यान में रखते हुए। तो उनको देखने के लिए बहुत राज्यों से या बहुत देशों से भी टूरिस्ट आते हैं। उसको कहा जाता है कल्चरल टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म ये ऑलरेडी लास्ट टाइम जो पूरा सेशन था वेलनेस के ऊपर ही था, तो उसके बारे में हमने
डिटेल चर्चा की थी। तो इस टूरिज्म में जो मन और शरीर को जो भी शांति चाहिए या रिफ्रेशमेंट चाहिए, उसके लिए भले आयुर्वेदा हो, योगा हो, या लाइफस्टाइल में चेंज हो, या फोकस कुछ होलिस्टिक रिजुविनेशन हो, इसके लिए जो भी चीजें की जाती है, ट्रैवल किया जाता है या ट्रीटमेंट्स ली जाती है, उसको कहते हैं वेलनेस टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म से ये अलग क्यों होता है कि इसमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकल टूरिज्म में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ली जाती है जनरली। अब आ गया बिजनेस टूरिज्म। बिजनेस एक्टिविटी पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा आजकल हो रही है, ये आप सभी जानते हैं। जैसे मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शो जिसको शॉर्ट में माइज कहते हैं, उसके लिए अलग अलग जगहों पे जाना, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी, ट्रेड शो हो या पर्पस ड्रिवन या कुछ मीटिंग्स हो, प्रोफेशनल कुछ गोल्स अटेंड करना हो या मीट करना हो, या कुछ भी डील करना हो, उसके लिए जो भी ट्रैवल किया जाता है या मूवमेंट होती है, उसके उसको कहते हैं बिजनेस टूरिज्म। उसके बाद है हेरिटेज टूरिज्म। तो हेरिटेज टूरिज्म में जो भी पुरानी चीजें हैं, बहुत सालों से बनाई हुई चीजें हैं, या हिस्ट्री में है या कल्चर में है, मॉन्यूमेंट्स है, म्यूजियम्स है, लोकल कस्टम्स है, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए जो भी लोग जाते हैं, देखते हैं और वहाँ की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं हेरिटेज टूरिज्म। जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है, फेस्टिवल में शामिल हो जाना, म्यूजियम्स देखना, विजिकल हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स जो है उसको देखना, और कुल मिला के कल्चर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस लेना। ये जब बात आती है तब कहते हैं हेरिटेज टूरिज्म। लीजर टूरिज्म, शुद्ध आनंद के लिए या मन और शरीर के शांति के लिए जो भी टूरिज्म किया जाता है, उसको कहते हैं लीजर टूरिज्म। जैसे लोग गोवा में जाते हैं, केरला में जाते हैं, या स्पिरिचुअल, ये कॉम्बिनेशन है, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है टूरिज्म इसमें, और कुछ वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म भी हो सकता है, कुछ एडवेंचर्स भी हो सकता है, जहाँ पे शांति मिले लोगों को, जो करना चाहते हैं लोग, जिससे शांति मिले, वो सब चीजें अगर जब करते हैं तो उसको कहा जाता है लीजर टूरिज्म। हिल स्टेशन पे जाएंगे, या वाइल्ड लाइफ देखेंगे, वेलनेस स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, या एडवेंचर करेंगे, ये सब कुल मिला के जो भी चीजें करते हैं मन शांति के लिए, शरीर शांति के लिए, उसको कहते हैं लीजर टूरिज्म। क्रूज टूरिज्म, ये एक नया टाइप का टूरिज्म भारत में जन्म लिया है 2014 में। इसको ज्यादा लिफ्ट मिली है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, क्रूज क्रूज भारत मिशन। जो हमारी बड़ी नदियां है और उससे जुड़े जो समंदर है, वहाँ पे जो भी वाटर रूट है, उसमें यहाँ पे जो क्रूज चलेंगे, वहाँ पे ये सब फैसिलिटी होती है। उसमें जो ई वीजा होता है या जो भी फॉर्मेलिटीज होती है, वो गवर्नमेंट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना दिया है गवर्नमेंट ने। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजीज है या हार्डवेयर है, जैसे कुछ पोर्ट्स हो गए, या टर्मिनल्स हो गए, एरोड्रोम्स हो गए, मतलब पानी वाले जो हवाई अड्डे हो गए, ये सब गवर्नमेंट ने बना लिए हैं। तो एक अच्छा बढ़ावा इस टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट दे रही है। और हमारे भारत की अगर बात की जाए, तो मुंबई, कोचीन, चेन्नई, मोरमु मोरमुगांव और विशाखापट्टनम, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स है जिनके थ्रू ये इनिशिएट किया जा सकता है, और भी अन्य जगह है। उसके बाद है स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स के बारे में हम तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स की बात अगर आती है, तो कबड्डी तो अभी आया है, लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके साथ साथ कबड्डी भी है, और ये जो भी लोकल स्पोर्ट्स है, उसके लिए भी आजकल सब चर्चा हो रही है या बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी स्पोर्ट में आता है, जैसे स्कीइंग इन कश्मीर, ट्रेकिंग इन हिमाचल, वाटर स्पोर्ट्स इन बे ऑफ बंगाल। ये सब एडवेंचर एडवेंचर टूरिज्म है, वो भी स्पोर्ट टूरिज्म में आ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन है। सेपरेशन वहाँ जहाँ पे होता है कि
किस पर्पज के लिए आप गए हो। तो इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग टीयर 2 सिटी में भी स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं या ग्राउंड्स बढ़ाए जा रहे हैं, या स्पेशल फैसिलिटीज जो भी है प्राइवेट लेवल पे हो या सरकारी लेवल पे वो बनाई जा रही है। उसके बाद है एजुकेशनल टूरिज्म। एजुकेशनल टूरिज्म में आप तो जानते हैं भारत देश सदियों से एजुकेशनल टूरिज्म का हब रहा है। हमारे नालंदा हो या शारदा हो या बहुत सारी जो पुरानी यूनिवर्सिटी है तक्षशिला हो, जहाँ पे एजुकेशनल टूरिज्म के लिए लोग दुनिया भर से आते थे। और हम इस टूरिज्म में या इस चीज में एक प्राइम फेसी थे, महत्वपूर्ण भूमिका में हम थे। यहाँ पे एक दूसरे का नॉलेज शेयर करना, आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक दूसरे का नॉलेज शेयर करना या जो कल्चर है वो शेयर करना, इत्यादि सारी चीजें चलती है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, या बहुत सारी रिलेटेड जो चीजें हैं विद्यार्थियों को या जो भी रिलेटेड है इस इकोसिस्टम में उनको दी जाती है। ये मेरा बहुत से फेवरेट टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म या एग्री टूरिज्म एक ही है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्यों है, जिस इंडस्ट्री में जिस सेक्टर में हम लोग हैं, खेती के क्षेत्र में, तो हमें हमारे लिए बहुत करना इजी है। भले इसके लिए कुछ खर्चा तो जरूर आएगा, लेकिन शुरू करना मुश्किल नहीं है। और छोटे स्तर पे भी हम इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर शहरों में लोग रहते ही है, लेकिन हर एक को वीकेंड में कम से कम एक दिन तो शांति चाहिए होती है। और एग्रो टूरिज्म एक ऐसा जरिया है, कम टाइम में, कम स्पेंडिंग में और कम डिस्टेंस में हम इसका लुत्फ उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे संभाजी नगर में हूँ, तो अगर 15-20 किलोमीटर पे अगर ऐसा कोई टूरिज्म है, तो एक ही दिन में 4-5 घंटे में, कम खर्चे में और कम डिस्टेंस में मैं जाके आ सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ वर्कशॉप हम अरेंज कर सकते हैं, फार्म स्टे भी कर सकते हैं, प्लांटेशन टूर भी वहाँ हो सकता है, एग्री रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी देशी खाना है या गांव का खाना है या जो कुजीन है, कल्चर है, उसको हम उसकी हम मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे फ्रेश सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, उसका भी हम आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए ये जो टूरिज्म है इसकी बहुत अच्छी बूम आज की डेट में है। और महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और उसका एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बना है, महाराष्ट्र एग्री एंड रूरल टूरिज्म कॉरपोरेशन। एक कोऑपरेटिव टाइप का फेडरेशन है जो पुणे में स्थित इसका ऑफिस है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लेवल पे देखा जाए तो एमटीडीसी जो है, आपको आप सभी लोग उसको जानते हैं। तो यहाँ पे खत्म होते हैं कि टाइप्स ऑफ फील्ड वाइज या सेक्टर वाइज टूरिज्म। अभी हम अपने राज्यों की अगर बात करते हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकेशंस या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में है, बहुत अच्छे से बीचेस है जहाँ पे फूड फेस्टिवल होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, मानसून म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। और जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो कि नीट एंड क्लीन वाटर और जो सीनिक ब्यूटी है, उसको उसका हम लुत्फ उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तो अभी आज की डेट में दो स्टेट है, लेकिन इनका कल्चर और लैंग्वेज लगभग एक ही है। फर्क इतना है कि एक राज्य में वाटर की स्कार्सिटी होने की वजह से थोड़ा ड्राप फोन था, और दूसरा जो आंध्रा है उसमें पानी और थोड़ा एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा है। जैसे आंध्रा की बात किया जाए तो वहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गवर्नमेंट की बड़ी इसमें एमिनेशन या जहाज की फैक्ट्री वहाँ पे हो सकती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत ही एक्टिविटी वहाँ पे है। हैदराबाद जो तेलंगाना में, आज के तेलंगाना में, जहाँ पे बिरला मंदिर है, रामोजी फिल्म सिटी है, वेंकटेश्वरा टेम्पल है, गोलकोंडा फोर्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने नहीं दी है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश
ये जो राज्य है चाइना की सीमा पे, जहाँ पे अलग अलग टाइप के विचारधारा के लोग हैं, बुद्धिस्ट, पोलिज्म, हिंदुइज्म, जहाँ पे वास करता है। तुप्ता नाम का जो फूड है, तुक्पा, ये फेमस फूड वहाँ पे है। और वहाँ के जो लोकेशंस है, तवांग, रोइंग, ईटानगर, बॉम्बिया, जीरो, जो हमारे रोज के इसमें है नहीं। नामाडावा नेशनल पार्क, अनिनी एलोंग, बोली भाषा में नहीं है, थोड़े से अलग नाम लगते हैं। लेकिन अ, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो बहुत ही जंगल या पहाड़ियों से भरा हुआ है। पॉपुलेशन थोड़ा सा अलग राज्यों से या नॉर्थ ईस्ट के अलग राज्यों से थोड़ा यहाँ पे कम है। और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन यहाँ पे है। आसाम, आसाम की चाय, चाय की बागान हम तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबिदारो, और कामाख्या टेम्पल, जो आप लोग सब जानते हैं। बिहार, हिंदुइज्म बुद्धिज्म का जो विचारधारा का इम्पैक्ट है सालों से है यहाँ पे। अनेक टेम्पल है यहाँ पे, महाबोधि टेम्पल, नालंदा। और जो पुरानी जो हमारी जो एजुकेशनल वेल टूरिज्म की ये थी अपनी यूनिवर्सिटीज पुरानी, नालंदा, वो वहीं पे थी। तो और भी बहुत सारी चीजें जैसे लीची, इसका प्रोडक्शन बिहार में बहुत होता है। आम का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट है, जहाँ पे अनेक वाटरफॉल्स है, आर्किटेक्चरल मार्वल्स है, टेम्पल्स है, चित्रकूट वाटरफॉल है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ अगर बोला जाए तो बहुत ही साइलेंट या बहुत ही देखने लायक स्पॉट यहाँ पर है। दादरा नगर हवेली एंड दीव एंड दमन, ये जो यूनियन टेरिटरीज थी वो अलग थी। लेकिन 2000 रिसेंटली 24 में शायद उसको एक ही साथ किया गया, और एक 4 डिस्ट्रिक्ट का एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चीजें, हिरवान गार्डन, ट्राइबल म्यूजियम है, फिर वाटरफॉल है, और माउंटेन्स है। अनेक देखने लायक चीजें यहाँ पर है। दिल्ली, जो सबके दिल में बसती है, हमारी राजधानी, जहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, बहाई टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, कुतुब मीनार, रोड, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, और दिल्ली मेट्रो कहा जाए, और अनेक जो संसद भवन है, या जो हमारा न्यू दिल्ली, हमारा ये जो एरिया है, जहाँ से हमारा पूरा देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पूरा ये अपना संसद भवन का एरिया, वो भी पूरा देखने दिखने लायक है। गोवा, गोवा सबके मुंह पे इसका नाम है जब भी घूमने की बात आती है। जहाँ पे वाटरफॉल्स, बीचेस, नंबर ऑफ होटल्स, मोटेल्स, और बहुत सारी चीज है। अ, आप तो सब कुछ जानते हैं। गुजरात, सोमनाथ टेम्पल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो बहुत बड़ा स्टैचू है नर्मदा रिवर पे लगा हुआ है, जो आर्टिफिशियली ये प्लेस जो डेवलप की गई है। फिर रण उत्सव है जो कल्चरल हेरिटेज में आता है, और बहुत सारी चीजें हैं। हरियाणा, 41 अमेजिंग लोकेशन है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। जैसे पिंजौर गार्डन रिजॉर्ट, किंगडम ऑफ ड्रीम्स वैली, लीजर वैली पार्क, बर्ड सेंचुरी, अनेक जू, और कुछ फोर्ट्स लाइक जो स्ट्रक्चर है पुराने, वो भी है। और यहाँ का जो फूड है, लस्सी, राजमा, खिचड़ी, वो एक फेमस फूड है। इसके साथ एक चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है जो इसमें ली नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की एक कॉमन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश, जो शिवलिक पर्वतरांग में आता है, यहाँ पे नट्टी डांस, बाकैंग डांस जो फेमस है। और हम तो जानते हैं कुल्लू मनाली, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, और भी देखने लायक जो चीज़ें हैं, धर्मशाला, पालमपुर, कल्पान, नाथन, हिमालयन नेशनल पार्क, हमीरपुर, चितकूर, सुंदरनगर,
और बहुत ही ब्यूटीफुल स्काई लोकेशंस, स्काई की जो प्रभा होती है, सूरज की प्रभा स्काई में जब आती है इस आइस के सीजन में, वो बहुत देखने लायक अच्छी होती है। जम्मू एंड कश्मीर, ब्यूटी एंड अमेजिंग क्लाइमेट्स, जिसको लैंड ऑफ हेवन कहा जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, पटनी टॉप, लोहरी, बख्शी, अनेक जगह है जो देखने लायक है। और थोड़ा ठंडी कम होने के सीजन में बहुत सारे पर्यटक वहां जाते हैं। लद्दाख, अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक पहले ही एक ही राज्य या हिस्सा अगर कहा जाता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी अलग की दी कर दी गई है, और रीजन भी है उसका, जो डेमोग्राफी है कुछ अलग है। एक तो वो हाइट पे है स्टेट, दूसरा है वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो देखोगे आप तो वो भी कम है। और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है जम्मू कश्मीर से कुछ अलग ही है। नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक है, फिर खरदुंगला पास है, मोनेस्ट्रीज है, बहुत सारी जो प्योर चीजें से यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। झारखंड जो बिहार का ही हिस्सा है, पहले हुआ करता था, कल्चर वाइज या संस्कृति वाइज उसको बिहार से जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे एक कार्निवल होता है शारहुल नाम का, देखने लायक है। फिर वहाँ पे अलग अलग टेम्पल है, विद्यानाथ टेम्पल, शिव टेम्पल, बेटला नेशनल पार्क, अनेक वाटरफॉल्स है। नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। कर्नाटका, मैसूर फेस्टिवल आप जानते हो। फिर वाइल्ड लाइफ एडवेंचर यहाँ पे है। उगादी और एल्लमा फेयर, जो कल्चरल फेयर फेस्टिवल्स है वहाँ पे होते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे बहुत है, बंदीपुर है, नागरकोल, कुर्ग, उडुपी जैसे हिल स्टेशन वहाँ पे है। केरला, रिसेंटली वाटर मेट्रो यहाँ पे आई है। जैसा आसाम का चाय के बागान है, वैसे ही केरला में चाय के बागान है। मुन्नार, वायनाड, बैकवाटर हब्स, फिर हिस्टोरिक सिटी लाइक तिरुवनंतपुरम, कोची, और वाइल्ड लाइफ तेकड़ी का देखने लायक है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, और लक्षद्वीप मतलब 100,000 लैंड्स जो एक साथ आए हैं, इसलिए उसको लक्षद्वीप कहा जाता है। हम्म, उसमें जो मेजर अट्रैक्शंस है वो है कोरल रीफ्स, 5 सबमर्ज बैंक्स एंड 12 एटॉल्स। यहाँ पे ये जो लोकेशंस है उसके अट्रैक्शंस है। मरीन लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का। मध्य प्रदेश, जैसे पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोकेशंस है, और कहा जाए तो एक साइलेंट स्टेट है, और बहुत ही साइलेंट लोकेशंस, अनेक पर्यटन के लोकेशन यहाँ पे मिलेंगे। वहाँ का लोकल फूड आपको मिलेगा, और वेदर भी यहाँ का प्लीजेंट है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सांची स्तूप, खजुराहो, उज्जैन, और अनेक जगह है जहाँ पे टूरिस्ट मध्य प्रदेश में विजिट करते हैं। महाराष्ट्र, रिसेंटली जो यूनेस्को साइट है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो किले हैं, लगभग 12 फोर्ट्स आई थिंक, वो जो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके रजिस्टर हुए हैं, और बहुत ही देखने लायक है। फिर वर्ल्ड फेमस अजंता एलोरा केव्स यहीं पे है। उसके बाद दूसरे भी लोकेशन है, नागपुर, नासिक, सेवाग्राम में स्पिरिचुअल लोकेशन है। फिर कोकण फूड है, महाराष्ट्र फूड है, पूरन पोड़ी, वड़ा पाव, न जाने महाराष्ट्र में खाने की बहुत सारी वैरायटी है। मणिपुर, द एम्बियंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बहुत ही शांततापूर्ण पर्यटन यहाँ पे हो सकता है। और मणिपुर फूड में फिश का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोकली वो ज़्यादा अवेलेबल है। मेघालय, सबसे भारत का या दुनिया का ये सबसे क्लीन विलेज इसी स्टेट में है। और
लिविंग रूट ब्रिज जो पेड़ के मूलों से बना हुआ जो ब्रिज है, ये यही यही स्टेट में है। बहुत ही अच्छे वाटरफॉल्स है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ की रिवर की हालत क्या है। बहुत ही खराब हालत है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हमारे नदियों की हालत बहुत अच्छी है। बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसी नदी देखने के लिए तरस जाते हैं। ऐसा होता नहीं है। बहुत ही अच्छे माहौल में ये जो नेचर ने खुद को यहाँ पे रखा है, या नेचर को मानव द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा रखा गया है। मिजोरम, मिजो स्टेट चाइनीज और नॉर्थ इंडियन कल्चर का एक मिक्सचर है। दटलैंग हिल्स, म्यूजिलैंड, मिजोरम स्टेट म्यूजियम, बुरा बाजार, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने लायक है। नागालैंड, एग्जॉटिक डिश है, और क्या ब्यूटीफुल लोकेशंस यहाँ पे है, जैसे अलग अलग डायलेक्ट कल्चर ट्रेडिशन। कोहिमा वाटर से सीमेंट्री यहाँ पे है। नागा हेरिटेज विलेज है। किसामा हेरिटेज विलेज है। और अलग अलग टाइप का जो पहाड़िया प्लांटेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा अगर कहा जाए तो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, बैक वाटर लेक, अशोका का जो टॉम है वो। और यहाँ ये भी राज्य पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ लेकिन ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया नहीं, ज़्यादा वहाँ पे कोई पहले जाता नहीं था। लेकिन आज के डेट में लोगों को पता चला है। बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसे वाटरफॉल से सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही अच्छी इस स्टेट में है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी या पुदुचेरी, जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी का डोमिनेंस है। और जो अरेवली जो सिटी यहाँ इन्होंने बनाया है, दुनिया को सस्टेनेबिलिटी का नया रास्ता दिखाने के लिए जो सिटी की स्थापना हुई है, यहीं पे है, पौंडीचेरी के बाजू में। और बहुत ही अच्छे टूरिज्म के डेस्टिनेशन यहाँ आप पाओगे। पंजाब, स्वर्ण मंदिर, जो विगर वाइटलिटी से उभरता हुआ रहता है। और बहुत ही अच्छे फूड, जो आप उंगली चाटोगे ऐसे फूड यहाँ पे मिलता है। भाखरा नांगल डैम, बर्ड सेंचुरी, किला मुबारक, ऐसे स्ट्रक्चर्स, और गुरुद्वारा, ये आपको यहाँ पे देखने के मिलेगी। राजस्थान, राजपूताना की भूमि, लीजेंड्री ऑफ राजपूताना, उदयपुर, चित्तौड़, अनेक किले, राणा प्रताप और मीराबाई का जो कार्यस्थल है, इसके बहुत सारे फुटप्रिंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। पिंक, जयपुर पिंक सिटी जो, और उसका अरावली माउंट, अरावली पर्वत में जो माउंट आबू, माउंट आबी, माउंट आबू जो ठंड हवा का ठिकान जो बोलते हैं वो है। फिर थार डेजर्ट, डेजर्ट जो वेस्ट में, वो आपको देखने का मिलेगा। मॉर्निंग सन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई डियर एंड पीकॉक्स इन नंबर्स। सुबह सुबह आपको डियर एंड पीकॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ का जो कल्चर है, अलग ही राजस्थानी कल्चर, वो आपको एक अलग ही फीलिंग या अलग ही सुकून आपको देगा। जहाँ दाल बाटी जो जो खाना है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिक्किम, जैसे दो राज्यों में देखा वैसा ही चाय की बागानें, या पहला ऑर्गेनिक स्टेट, जैसे अ, नांद्रेकर जी ने बताया था फ्राइडे सेशन में कि पहला ऑर्गेनिक तहसील उनका है। तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो है भारत का, वो है सिक्किम। बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशंस यहाँ पे है। ग्रीनरी भी है, पर्वतरांग भी है, बर्फ भी है। नाथुला पास, चांगोला लेक, बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन यहाँ पर है। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार द्वारा लगभग 60% एरिया पे रेल का कनेक्शन भी यहाँ पे बन रहा है, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। युमथांग, पिलिंग जैसे और हेल्मिंग लग्जरी ब्यूटी हिल स्टेशन भी आपको यहाँ पे देखेंगे। तमिलनाडु, होम ऑफ गॉड बालाजी एंड गॉडेस मीनाक्षी, आप जानते हैं। और कन्याकुमारी से लेके जहाँ ज्योतिर्लिंग है, हेरिटेज या पिलग्रिमेज में 12 ज्योतिर्लिंग या 4 धाम में जैसे जाते जाते हैं, तो कन्याकुमारी में अवश्य लोग जाते हैं। और बहुत ही एग्रीकल्चर के या हो, या क्लोथिंग इंडस्ट्री हो,
बहुत ही अलग अलग डाइवर्स सेक्टर में ये राज्य काम करता है। और अ, बहुत ही पुराने मंदिर और बड़े बड़े मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा, गोमती रिवर जो इस स्टेट से जाती है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो है, बंगाली लोग का पॉपुलेशन यहाँ पे है। त्रिपुरेश्वरी का मंदिर यहाँ पे है। और बहुत ही सीनिक, डिफरेंट डिफरेंट सीनिक ब्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और बड़ा राज्य होने के साथ साथ बड़े पर्यटन स्थल भी यहाँ पे है। और अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और ताजमहल भी यहाँ पे है, जहाँ दुनिया के सेवन वंडर में उसका नाम है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड्स यहाँ पे मिलते हैं। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यह राज्य का बहुत है। जैसा जो कुंभ हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी संगम में कितने करोड़ों में लोग यहाँ पे आए थे। गंगा आरती हो या अनेक गया का एक अलग महत्व है। मथुरा वृंदावन का एक अलग महत्व है, जो लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है। अनेक डेस्टिनेशंस है उत्तर प्रदेश में, टूरिज्म के हिसाब से है। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा रहा है। और चार धाम जो यात्रा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस स्टेट में की जाती है। फिर यहाँ पे नैनीताल है। फिर मसूरी है, जहाँ पे आईएएस के जो बच्चे हैं या जो भी कैंडिडेट है उनकी ट्रेनिंग होती है। और बहुत ही अच्छे अच्छे हिमालयन क्षेत्र में, जो और स्पिरिचुअल स्टेट है, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो भी ऋषि मुनि है, जो भी साधक है इस स्टेट में दीक्षित मतलब फिजिकल अवस्था में हो या नॉन फिजिकल अवस्था में हो, उनका प्रेजेंस यहाँ पे होता है। और बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से भरा ये राज्य है। वेस्ट बंगाल, हम जानते हैं कि दार्जिलिंग का चाय के बागानों, फिर कलकत्ता को जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हो, या कुछ सुंदरबन हो, या फिर हावड़ा ब्रिज हो, अलग अलग जो भी चीजें, बहुत ही फेमस राज्य है। और कलाकार ये राज्य से आते हैं। मतलब म्यूजिक हो, ड्रामा हो, इस राज्य, पोएट्री हो, इस राज्य ने इन कलाकारों को जन्म दिया है। और आज भी बहुत संख्या में इस राज्य में लोग इस तरह के हैं। अभी स्टेट वाइज लगभग सभी हो गए। जैसा चंडीगढ़ का सेपरेट नहीं लिया, और तेलंगाना का आंध्रा के साथ में नहीं लिया। अभी हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन आज भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफिशियंसी है। सेफ्टी एंड हाइजीन, सेफ्टी बहुत जगह पे सेफ्टी आज भी नहीं है। चोरा चोरी होती है, पर्यटकों की लूटा जाता है। वुमेन सेफ्टी नहीं है पर्यटकों के लिए। बहुत सारे कंसर्न है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिर इसके लिए स्किल जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वो उसकी भी आज कमी है। मार्केटिंग प्रमोशन भी हम आज करते नहीं। कुछ राज्यों के ऐड टीवी पे आती है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की बात की जाए तो बहुत सारे लोकेशंस है, इतने किले हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो खाली एक डिपार्टमेंट से नहीं होगा ये सब चीज। रख रखाव भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब चीजें जो जिस ढंग से होनी चाहिए पर्यटन के हिसाब से नहीं हो रही है। ब्यूरोक्रेसी भी उसका जो रोल है उस हद तक नहीं निभा पा रहे। उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए उसकी जरूरत है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत हो रहा है, जैसा पोल्यूशन है, जहाँ पे भी लोग जाते हैं वहाँ पे पोल्यूट करके आते हैं। उसका जो सेंसेशन है उस चीज के लिए या उस जगह के लिए उतना नहीं है, लोगों के अवेयरनेस नहीं है। और एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी बहुत जगह पे आज अभाव है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? निगेटिव इम्पैक्ट एंड टूरिस्ट का जो एक्सपेक्टेशन, और जिस एक्सपेक्टेशन से टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट या लोकल भी टूरिस्ट है किसी जगह पे आपको आना चाहते हैं तो हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते।
और जो भी फिर एक्स्ट्रा इनकम आता है वो नहीं आता है, लोकल जो एनवायरमेंट रिसोर्सेस है उस पे फिर निर्भर रहना पड़ता है। और जो पोटेंशियल है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में बहुत कुछ सोचा और बहुत कुछ इनिशिएटिव लिए हैं अपने अपने हिसाब से। अलग अलग इनिशिएटिव जैसे है स्वदेश दर्शन नाम का इनिशिएटिव है, प्रसाद नाम का इनिशिएटिव है। और इसका एक लॉन्ग फॉर्म है अलग, मतलब वो सिस्टम में ही है, जो सिस्टम है हिल इन इंडिया, हिल बाय इंडिया, जो मेडिकल टूरिज्म के लिए किया गया है। फिर उड़ान फ्लाइट्स कनेक्टिविटी के लिए है। फिर स्वदेश दर्शन नाम का इनिशिएटिव है। प्रसाद नाम का स्कीम जो बोला मैंने, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंटेशन ड्राइव, ये एक इनिशिएटिव है। तो इतने सारे जो इनिशिएटिव है। उसके बाद है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के लिए भी सरकार ने व्यवस्था बना के रखी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आज के डेट में मिलता है। फिर ई टूरिस्ट वीजा बाहर के लोगों के लिए। फिर जीएसटी रैशनलाइजेशन के लिए भी, जीएसटी की वजह से अगर कॉस्टिंग बढ़ती है होटल की, आजकल होटल की जीएसटी का भी रैशनलाइजेशन कर दिया है। फिर मार्केटिंग भी शुरुआत कर दी है भारत पर वो चलो इंडिया नाम से। फिर एक विशिष्ट टूरिज्म जो है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। रूरल टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, इसके ऊपर भी भारत गवर्नमेंट आज के डेट में फोकस कर रही है। तो हमारे लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या आता है? तो हमारे विचार सुदृढ़ होते हैं, हम स्ट्रेस से रिलीफ होते हैं, हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है और हमारा टॉलरेंस बढ़ता है। सोशल इम्पैक्ट का क्या होता है? जॉब क्रिएशन होते हैं, जीडीपी का इम्प्रूवमेंट होता है, कल्चर का हमारा प्रिवेंशन होता है, और कम्युनिटी एक साथ आती है, सोशल इक्विटी बनती है और पीस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नेशनल इम्पैक्ट क्या होता है? जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसके वजह से हम बढ़ाते हैं, हमारा कल्चरल हेरिटेज, बायोडाइवर्सिटी जो है उनको हम संभाल सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ला सकते हैं। एमसीएल में हमारा इम्पैक्ट हम क्या कर सकते हैं? कोर चार सेक्टर है टूरिज्म के, जो है एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड बेवरेजेस एंड एक्टिविटी अट्रैक्शन, जिसमें से एक सेक्टर जो है एम कैफे के तहत ऑलरेडी एड्रेस किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और एक्टिविटी अट्रैक्शन के सेक्टर में भी हम आगे चल के काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस इंडस्ट्री के में लाना हमारे मीटिंग के द्वारा, ये बहुत जरूरी है। और 17 सस्टेनेबल गोल्स में अगर देखा जाए तो इसका रोल क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री का, या 5 मिशन के द्वारा हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? तो इसके पहले भी जो भी वेबिनार मैंने लिए हैं तो उसमें स्पेसिफिक गोल ही इम्पैक्ट कर सकते करते थे। लेकिन मैंने जब देखा ये सभी 1 से लेकर 17 तक सभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये सभी एड्रेस करते हैं, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री का हिस्सा इसी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा है, सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा है। तो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है और इसको इस पर ध्यान हमने देना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरी तरफ से जो भी कहना था या इस विषय को टच करना था, बहुत सी बातें छूट गई होगी या कुछ गलत भी हो गई होगी तो माफ करना। और इसको जस्टिस देने का मैंने प्रयास किया है। और अ, इसी तरह हम इस इंडस्ट्री को हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ावा देंगे। यह कह के मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सतीश जो खोड़वे है, तो आज के स्टेटस के बारे में या आपके विचार यहाँ पे आपके विचार साझा कीजिए सतीश सर। ओके। सतीश सर नहीं देखते। राजेश सर, आपको रिक्वेस्ट है कि आपके 2 शब्द बोलिए आप। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है ना टूरिज्म क्या क्या होता है और प्रत्येक स्टेट में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में आपने बताया। आज हम ऐसे मोड पे बैठे हैं कि हम एमसीएल को लेके अनेकों प्रकार के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि जितना बिजनेस आप कर सकते हो अपने तहसील के अंदर, या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ना एक अवसर पाके
अगर एनसीएल के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं उस टॉप 100 के अंदर शामिल हो सकते हो। जो प्राची मैम ने कहा है कि हमको टॉप 100 लोगों की जरूरत है जो बिजनेस को जो है ना बढ़ाने के लिए मदद कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी या सभी लोगों के लिए है। और ये आपका सेशन इसके लिए बढ़ावा देगा कि अगर प्रॉपर तरीके से देखें तो अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं। जैसे आपने 4-5 जो है चीजों की जिक्र की। और एम कैफे की बात है तो सभी जगहों पे जो टूरिस्ट प्लेस है या धार्मिक स्थान है वहाँ एम कैफे का निर्माण करके कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। बाकी एनसीएल का अपडेट की अगर बात करूं तो प्राची मैम से लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन डॉक्टर श्याम गोलक से आज सवेरे हम लोगों की बात हुई और उन्होंने बहुत ही जल्दी इस चीज की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर की टीम के कुछ जो है ना कुछ कंडीशंस थे जो कि उन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगले 2 दिनों में मेरे ख्याल से कल या परसों ये टोटल कंप्लीट होने जा रहा है। और हम इस चीज की शुरुआत प्रोबेबली अगले हफ्ते जल्दी ही इस चीज की शुरुआत कर देंगे। और हमने बैकग्राउंड में ऑफिस का सेटअप और नए और पुराने जो है ना जो स्टाफ है उसका सेटअप और भी कुछ चीजें हैं जिसकी तैयारी हमने बैकग्राउंड में की है। तो आपको जल्दी ही एक ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। तो ग्राउंड लेवल पे जब जो अगर बहुत सा काम अचानक दिखाई देगा तो वो अचानक नहीं है। उसके पीछे लगातार प्रयत्नशील है। बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स आपको दिखाई देंगे। तो लेकिन लगातार कहीं ना कहीं वो पीछे बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं। इसीलिए आपको जो है ना अचानक दिखाई देगा तो वो अचानक नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं प्रयत्नशील है कि जल्दी से जल्दी ये हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाए। तो उम्मीद है कि ये जो है अगले वीक में जो सभी बाधाएं हैं उसको पार करते हुए हम जो है ना फंड्स को रिसीव करेंगे। और सभी सभी तरीके से चाहे हमारे ड्यूज हो रिफंड हो या हमारे खास करके प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए पैसा आ रहा है तो हम ग्राउंड लेवल पे इस चीज की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपके गाइडेंस के लिए। महेश जी नांद्रेकर है जोयला तहसील से। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 शब्द बोले। महेश सर। जी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। सर आपने आज पूरा भारत दर्शन कराया है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और शायद आप अगर यह पूरा आज का सेशन अगर आप सभी को भेज देंगे तो किसी को टूरिज्म में दिक्कत नहीं आएगी शायद आगे चल के। बहुत अच्छा रहा सर। और हम सभी एमसीएल की राह देख रहे हैं। और जैसे कि अभी राजेश जी ने कहा है, हम सभी पॉजिटिवली आप सभी के साथ खड़े हैं। और हम तो जैसे परसों श्याम सर जी हमसे बात कर रहे थे तो उस माध्यम से देखे तो हम तो पहले डे वन से मेरी तो पूरी फैमिली एमसीएल के साथ है पहले से। तो हम सभी राह देखते हैं, इंतजार करते हैं श्याम सर जी को और पूरे एंटायर एमसीएल फैमिली को, राजेश सिंह सर, संतराम गिर सर, आप सभी को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर धन्यवाद। विठल मुकने जी है। 2 शब्द बोलिए विठल मुकने जी। आ, प्रियेश कुमार सर बिहार से। प्रियेश कुमार। बहुत अच्छा रहा सर सेशन आज का। आज आपने बैठे बैठे जैसे नार्लिकर सर ने कहा, सच में आपने पूरा भारत दर्शन करा दिया। और और सबसे अच्छी बात तो उसके साथ ही साथ वहाँ पे क्या फैसिलिटी है वो भी आपने यहाँ पे बताया सबको। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद सर धन्यवाद। जॉब के दरम्यान मैं लगभग 25% ही घुमा होगा। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदेश है हमारा देश है। जो जग भी पूरे जग में जितने भी वातावरण है वो हमारे देश में है। तो हमारा देश अगर घूम लिया तो पूरा दुनिया का घूमने का फील जरूर हमें आ सकता है ऐसे मुझे लगता है। उसके बाद है प्राजक्ता मैम मावा से मावा तहसील। सर जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन आपने दिया है। मतलब ये जो पूरा जो महाराष्ट्र या अपने पूरी दुनिया का जो सफर हम लोग को एक 30 मिनट के सेशन से आपने करा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और जितने भी प्लेसेस हैं उतने प्लेसेस मैं थोड़ी घूमी हूँ और बहुत सारे जो प्लेसेस हैं मुझे अभी एक्सप्लोर करने हैं। बट आफ्टर द एमसीएल जो भी हम लोग जो ब्रांड बनाने वाले हैं उसके बाद ही मैं एक्सप्लोर करूंगी। एंड डेफिनेटली अपने सर ने राजा सर ने जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताया है उसके बारे में, और डेफिनेटली हम लोग अभी जो
जिसका इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमको अभी एमसीएल का ब्रांड बनाना है, अभी सबको दिखाना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही करना है, अभी सबको दिखाएंगे और फिर बाद में हम लोग जश्न से पार्टी करेंगे सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हाँ, मौली बारगजे, बदनापुर तहसील से। मौली। बात करोगे सर? आ, गुरुनाथ पवार जी, कर्नाटका से। गुरुनाथ पवार सर। सर नमस्कार सर। आपने नमस्कार। आज का जो टॉपिक है एकदम बढ़िया चूज किया था सर। टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उससे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है ग्रोथ होता है, साथ में साथ हम्म, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। हम्म, और आपने सर हर एक स्टेट के टूरिज्म प्लेस के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी साझा की है। तो ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहिएगा सर। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथी श्रीराम धायगुड़े सर, खंडाळा तालुका से। श्रीराम जी। नमस्कार सर। एमसीएल, आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा है। जो बोलते हैं ना पर्यटन स्थल का, तो नांद्रेकर सर बोले कि पूरा भारत देश का आपने पर्यटन एक 10-15 मिनट में सबको दिखाया है। और जो हमारा एमसीएल का स्टेटस अभी राजेश सिंह ने भी बताए, तो जल्दी हमारा सब जो एमसीएल का सपना है कि ईंधन क्रांति के आगे बढ़ने का है भारत देश को, तो हम्म, जल्दी सफल हो जाएगा। और हम्म, सबका हम्म, तो सबका विकास, यही बोलता है हम्म, मैं अभी। जय हिंद, जय हम्म, एमसीएल। हम्म। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फुलंब्री तहसील, संभाजीनगर फुलंब्री तहसील से मेरे साथी है। क्या बात करना चाहोगे सर? सर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सभी एमसीएल परिवारों को हम्म, मैं कैलाश काकड़े फुलमरी हम्म, तहसील से सबको नमस्ते करता हूँ। आज का जो टॉपिक था, जो कि हमारे मित्र खैर सर, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। और ये जो अपना वेबिनार चालू था तभी मैं कुछ प्रोग्राम में था, इसके लिए पूरा नहीं कर सका, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था वो मैंने सुना। हमारे महाराष्ट्र में जिसे दाल में जो तड़का होता है, जैसे कुछ जानकारी या स्वादिष्ट खाना होना चाहिए, उसी तरह से हमारे दोस्त जो कि खैर साहब ने बताया, जो भी बताया उसमें से थोड़े जगह पे हम लोग जा चुके हैं, देखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है कि वहां पे हम लोग नहीं गए, लेकिन सर के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि हम लोग जाके आ गए। इतना अच्छा सेशन था, बहुत ही मस्त लगा। हम्म, और सबका यही कहना था कि थोड़ी बहुत जानकारी जो है अपनी भारतवंश की, जो सबको मिले, वो आप आपने सर ने बता दिया। सबसे अच्छा टॉपिक ये पसंद रहा। धन्यवाद सर। जय हिंद धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों को। लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं दिग्विजय सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी सेशन को क्लोज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज बैठे बैठे हम सब ने भारत दर्शन की है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए जुड़ते रहिए हर रविवार इस वेबिनार को, ताकि नए से नए चीजों का हमें पता चल सके और नए चीजों का एक्सप्लोर कर सके। तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि जैसे कि राजेश जी ने कहा कि कुछ चीजें बैकएंड में तैयारी हो रही है, तो अचानक से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है। अब जल्दी ही आपको आने वाले सप्ताह में चीजों का पता चलने जाएगा, और कुछ चीजें जो डिस्क्लोज हो चुकी हैं, और जैसे कि काफी चीजें अभी आने वाली है अगले हफ्ते में। तो अपना
अपने बोलते हैं ना, अपना कान और अपनी आंखें मजबूत करके रखें, ताकि गुड न्यूज सुनने और देखने में ऑफिस, नए नए ऑफिस ओपनिंग का बोलते हैं ना, देखने के लिए तैयार रहिए, और गुड न्यूज, बहुत सारा गुड न्यूज सुनने के लिए भी तैयार रहिए। तो दोस्तों, लेता हूं यहीं से आप सभी से विदा। मिलते हैं अगले रविवार ठीक 8 बजे, नए चैप्टर्स, नए शॉर्ट टॉपिक के साथ और नए मुस्कान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यह घोषित करता हूं, आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद सर।